प्रिय व्यूवर्स, उर्मिला यादव हिंदी क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, हिंदी साहित्य की क्लासेस चल रही है। बहुविकल्पीय प्रश्न है, सही विकल्प का चयन करना है और इसी तरह के प्रश्न परीक्षा में आते हैं। अभी एस्टेट हरियाणा टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट दिसंबर 2021 में होने वाली है, उसी की हम तैयारी कर रहे हैं यहाँ पर। उम्मीद करती हूँ आप सभी प्रश्नों को देखते होंगे, साथ ही आप बताते रहें कि किस तरह की जानकारी आपको चाहिए, ताकि उसी तरह की जानकारी मैं आपको उपलब्ध करवा सकूं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगी कि वीडियो को लाइक कर दें, शेयर करें और इस चैनल पर नए तो सब्सक्राइब भी करें और अंत तक अवश्य देखें, ताकि प्रश्नों का कहीं कोई क्रम छूट न जाए। वो जो जानकारी दी जाए उसको आप अपनी नोटबुक में नोट कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके। जिस प्रश्न का उत्तर आपको पता है पहले से ही, मेरे बताने से पहले आप जानते हैं कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, उसको अवश्य कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। चलिए अब शुरू करते हैं। भारतीय साहित्य परिषद के सह संस्थापक कौन थे? 4 विकल्प है: सियाराम शरण गुप्त, प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, निराला। भारतीय साहित्य परिषद के सह संस्थापक कौन थे, ये बताना है। सही उत्तर क्या होगा, सोचिए। प्रेमचंद। भारतीय साहित्य परिषद के सह संस्थापक थे मुंशी प्रेमचंद। काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना कब हुई? काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना कब हुई थी? 1983, 1893, 1876, 1883। काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना सन 1893 में हुई थी। अगला है, काशी नागरी प्रचारणी सभा के संस्थापक कौन थे? किसने की थी काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना? स्थापना तो 1893 में हुई थी, यह मैंने बताया, लेकिन किसने की थी, कौन थे इसके संस्थापक, ये अभी देखते हैं। रामचंद्र शुक्ल, श्याम सुंदर दास, राम विलास शर्मा, तोताराम। देखिए, मैं इसके विषय में आपको बताना चाहूंगी, उसको आप नोट कर सकते हैं। क्वींस कॉलेज, कॉलेज कौन सा था? क्वींस कॉलेज वाराणसी के, क्वींस कॉलेज वाराणसी के 9वीं कक्षा के 3 छात्र, ये 3 छात्र कौन थे? श्याम सुंदर दास, श्याम सुंदर दास, ये पहला। दूसरा, पंडित राम नारायण मिश्र, पंडित राम नारायण मिश्र, ठीक है। और जो तीसरे हैं वो कौन है? शिव कुमार सिंह, शिव कुमार सिंह, शिव कुमार सिंह। श्याम सुंदर दास, राम नारायण मिश्र और शिव कुमार सिंह, इन तीनों छात्रों ने कॉलेज के बरामदे में बैठकर इसकी स्थापना की थी। किसकी? काशी नागरी प्रचारणी सभा की। ये तीनों ही इसके संस्थापक थे, ठीक है। और इसके जो प्रथम अध्यक्ष थे वो राधा कृष्ण दास थे। कौन थे? राधा कृष्ण दास, जो भारतेंदु जी के चुपेरे भाई थे। ये इसके प्रथम अध्यक्ष बनाए गए। किसके? काशी नागरी प्रचारणी सभा की 1893 में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। जो अब हमारे पास इस प्रश्न के 4 विकल्प हैं, उनमें से सही कौन सा होगा? श्याम सुंदर दास, ठीक है। तो इसके संस्थापक कौन हुए? श्याम सुंदर दास। इस जानकारी को आप लिख लीजिएगा वीडियो को पॉज करके। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजभाषा आयोग की सिफारिशें लागू करने के लिए गठित संसदीय समिति के अध्यक्ष निम्न में से कौन थे?
गिरजाशंकर पंत, उमाशंकर पंत, गोविंद बल्लभ पंत या कृष्णचंद पंत। राजभाषा आयोग की सिफारिशें लागू करने के लिए जो समिति गठित की गई थी उसके अध्यक्ष थे गोविंद बल्लभ पंत। हिंदी साहित्य सम्मेलन जो सन 1945 में हुआ था के अध्यक्ष कौन थे? हिंदी साहित्य सम्मेलन सन 1945 में हुआ था, उसके अध्यक्ष थे कौन थे? कन्हैयालाल माणक लाल मुंशी। कन्हैयालाल माणक लाल मुंशी ये हिंदी साहित्य सम्मेलन 1945 के अध्यक्ष थे। गुजरात में हिंदी के प्रचार प्रसार का काम किस संस्था ने किया? सौराष्ट्र विद्यापीठ ने किया या फिर गुजरात विद्यापीठ ने किया या गुजरात विद्यापीठ या गुजरात विश्वविद्यालय या फिर गुजरात विद्यापीठ अहमदाबाद। गुजरात में हिंदी के प्रचार प्रसार का कार्य करने वाली संस्था थी गुजरात विद्यापीठ अहमदाबाद। कौन थी? गुजरात विद्यापीठ अहमदाबाद। भारतीय साहित्य परिषद की स्थापना के प्रेरणा स्रोत कौन थे? भारतीय साहित्य परिषद की स्थापना के प्रेरणा स्रोत कौन थे? महात्मा गांधी थे, निराला थे, प्रेमचंद थे, पंडित मदन मोहन मालवीय थे। कौन थे? महात्मा गांधी। कौन थे? महात्मा गांधी। प्रश्न नंबर 183। तृतीय प्राकृत किस भाषा के अंतर्गत आती है? डिंगल, मागधी, पहाड़ी, अवहट। तृतीय प्राकृत किसके अंतर्गत आती है? और इसका सही उत्तर है अवहट। क्या है? अवहट, जो तृतीय प्राकृत के अंतर्गत आती है। सुनीति कुमार चटर्जी ने अपभ्रंश को क्या नाम दिया? क्या कहा अपभ्रंश को? अपभ्रंश कहा, अर्धमागधी कहा या फिर पिशाची या फिर अर्ध अपभ्रंश? सुनीति कुमार चटर्जी ने अपभ्रंश को अपभ्रंश ही कहा। आर्यों की ठेठ बोली को क्या कहते हैं? आर्यों की ठेठ बोली को प्राचीन आर्य भाषा। क्या कहेंगे? प्राचीन आर्य भाषा। आर्यों के ठेठ बोली के नमूने कहाँ मिलते हैं? इसका सही उत्तर होगा, कौन सा होगा? ब्राह्मण ग्रंथों एवं सूत्र ग्रंथों में आर्यों की ठेठ बोली के नमूने मिलते हैं। सही उत्तर क्या है? ब्राह्मण ग्रंथों व सूत्र ग्रंथों में। अपभ्रंश से क्या अभिप्राय है? विकासशील होना है या विकासोन्नत होना है या फिर विकास अवरुद्ध होना है या विकास को प्राप्त होना है? अपभ्रंश से अभिप्राय क्या अभिप्राय है? विकास को प्राप्त, विकास को प्राप्त करना। पाली भाषा का वैकल्पिक नाम है। क्या नाम है पाली भाषा को? पाली भाषा को और किस नाम से जानते हैं? माधवी, मागधी, पेशाची या अर्धमागधी? क्या उत्तर होगा इस प्रश्न का सही? पाली भाषा का वैकल्पिक नाम है मागधी। क्या है? मागधी। अगला है, किस लिपि का संबंध गधे के ओठों से जोड़कर है? कुटिल लिपि है या ब्राह्मी है या खरोष्टी है या फिर मुड़िया लिपि है? गधे के होठों से जिसका संबंध है वो लिपि है खरोष्टी। क्या है? खरोष्टी। अगला है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा संपादित ग्रंथ कौन सा है? आचार्य शुक्ल द्वारा संपादित ग्रंथ हिंदी साहित्य, हिंदी शब्द सागर या हिंदी शब्दकोश या इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर क्या होगा? हिंदी शब्द सागर। आचार्य रामचंद्र जी द्वारा लिखा गया संपादित ग्रंथ है ये।
संस्कृत के तत्सम शब्दों के हिंदी में परिवर्तित रूप को क्या कहते हैं? तद्भव कहते हैं, देशज कहते हैं, यौगिक या योगरूढ़। देखिए, तत्सम शब्दों के हिंदी में परिवर्तित रूप को क्या कहते हैं? सबसे पहले हम जानते हैं कि तत्सम शब्द क्या होते हैं। तत्सम, तत् उस, सम जैसा, उस जैसा, किस जैसा? संस्कृत जैसा। ठीक है, हिंदी भाषा की जो जननी भाषा है वो क्या है? संस्कृत है। हिंदी का जो जन्म है वो संस्कृत भाषा से हुआ था। तो जो शब्द संस्कृत से हिंदी में ज्यों के तो लिए गए हैं, जैसे हैं वैसे ही हिंदी में अपनाए गए हैं, वो क्या कहलाते हैं? तत्सम कहलाते हैं। ठीक है, क्या कहलाएंगे? तत्सम। और जो परिवर्तित होके, बिगड़ के, बदलाव होके हिंदी में आए शब्द है वो क्या कहलाते हैं? तद्भव कहलाते हैं। तद्भव। ठीक है, क्या कहलाएंगे? तद्भव। देशज शब्द वो होते हैं जो स्थानीय आवश्यकता और परिस्थितियों के अनुरूप देश में उत्पन्न हुए हों, वो देशज कहलाएंगे। यौगिक, दो शब्दों के मेल से बना हुआ शब्द क्या कहलाएगा? यौगिक कहलाएगा। रूढ़, जो किसी विशेष किसी एक खास अर्थ के लिए रूढ़ हो गया हो और जिसके टुकड़े करे तो कोई और अर्थ ना निकले, वो क्या कहलाते हैं? रूढ़। ठीक है, तो इस तरह मैंने चारों के बारे में आपको बता दिया है। इस प्रश्न का सही उत्तर है तद्भव। अब आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 192। मैक्स मुलर ने इंडो जर्मनिक नाम किस भाषा परिवार को दिया? इंडो जर्मनिक नाम कौन से भाषा परिवार को दिया है? और मैक्स मुलर ने चीनी तिब्बती, यूराल अल्ताई, बहारोपीय, यूरोपीय। देखिए, मैक्स मुलर ने इंडो जर्मनिक नाम बहारोपीय परिवार को दिया है। किसको दिया है? बहारोपीय परिवार को। अगला प्रश्न आता है, ग्रीक वासियों ने भारत को क्या नाम दिया? ग्रीक वासियों ने भारत को क्या नाम दिया? क्या नाम रखा उन्होंने? हिंदेशिया रखा, हिंद रखा, या इंडियाना रखा, या फिर इंडिया रखा? जल्दी से बताइएगा, इंतजार कर रही हूँ आपके प्रश्न के उत्तर का। देखिए, ग्रीक वासियों ने भारत को इंडिया नाम दिया। क्या दिया? इंडिया नाम दिया। तत्सम शब्द क्या है? यह भी हमने बताया था, आपको अच्छे से बताया था। इसको आप अवश्य बताएंगे, जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। संस्कृत के शब्द होते हैं या सीधे संस्कृत से हिंदी में आए शब्द होते हैं, या फिर विदेशी भाषाओं के हिंदी में आए शब्द होते हैं, या देशी भाषाओं के हिंदी में आए शब्द होते हैं? कौन से शब्द होते हैं? अभी अभी आपको बताया है। वीडियो को बैक करके आप देख सकते हैं क्या बताया मैंने। सीधे संस्कृत से हिंदी में आए शब्द क्या है? सीधे संस्कृत से हिंदी में आए शब्द। किन शब्दों के स्रोत का पता नहीं होता? संकर, देशज, विदेशज या तद्भव। देखिए, जो चार दे रखे हैं, संकर, देशज, विदेशज, तद्भव, ये शब्द के प्रकार है। शब्द का जो वर्गीकरण करते हैं उसमें शब्द का वर्गीकरण कितने प्रकार से होता है वो है। देखिए, उद्गम, मैं लिख देती हूँ, उद्गम, उत्पत्ति या स्रोत, ये तीनों एक ही बात है। उद्गम कह लो, उत्पत्ति कह लो, स्रोत कह लो, इसके आधार पर शब्द के भेद होते हैं 5। संकर, देशज, विदेशज, तद्भव, और अगला 5वां है तत्सम शब्द। ये उत्पत्ति, उद्गम या स्रोत के आधार पर शब्द के 5 भेद होते हैं। और इन 5 भेदों में से कौन से भेद का, कौन से शब्द का जो भेद है उसका स्रोत का पता नहीं होता कि कहाँ से ये शब्द लिया गया है, इसका पता नहीं होता है। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा देशज। देशज शब्दों के स्रोत का पता नहीं होता कि कहाँ से लिए गए, कैसे उत्पन्न हुए। ठीक है, स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार, परिस्थितियों के अनुसार उत्पन्न होते हैं। इनके स्रोत का किसी प्रकार का कोई पता नहीं चलता। अगला है, साहित्यिक भाषा क्या होती है? क्या होती है साहित्यिक भाषा? साहित्य रचने में प्रयुक्त जो भाषा होती है वही क्या कहलाती है? साहित्यिक भाषा कहलाती है। जिसमें साहित्य रचा जाता है वो क्या कहलाएगी? साहित्यिक भाषा कहलाएगी। पागलों द्वारा सामान्य भाषा में तोड़ फोड़ से बने रूप को क्या कहते हैं? पागलों द्वारा जो सामान्य भाषा होती है उसमें तोड़ फोड़ कर दिया जाता है, उसमें बदलाव कर दिया जाता है, इधर का शब्द उधर बोल दिया जाता है, उस रूप को क्या कहेंगे? विक्षिप्त भाषा कहेंगे। क्या कहेंगे? विक्षिप्त भाषा।
असमिया किस भाषा से उत्पन्न हुई है? असमिया, मागधी, अर्धमागधी, बिहारी, बंगाली। असमिया ये मागधी से उत्पन्न हुई है। किससे? मागधी से उत्पन्न हुई है। भोजपुरी किस उपभाषा की बोली है? भोजपुरी, इसके विषय में हम पहले बात कर चुके हैं। भोजपुरी के रूप में विस्तृत रूप से बातचीत हो चुकी है, आप पीछे देख सकते हैं जो पीछे की वीडियो, उसमें भोजपुरी किस उपभाषा की बोली है? बताइएगा जल्दी से। बिहारी, किसकी है? बिहारी भाषा की। ब्रज भाषा का केंद्र है, ब्रज भाषा का केंद्र कौन सा स्थान है? मथुरा। कौन सा है? मथुरा। ये पश्चिमी हिंदी की बोली है ब्रज भाषा, और इसका जो प्रमुख केंद्र है वो मथुरा है। आज की कड़ी यहीं समाप्त होती है, आगे के प्रश्न अगली कड़ी में करेंगे, तब तक आप बने रहिए। उम्मीद करती हूँ आपने वीडियो को अंत तक अवश्य देखा होगा, साथ ही सभी प्रश्नों को अच्छे से समझा सुना होगा। कैसे लगे प्रश्न, कैसी लगी वीडियो, बताइएगा अवश्य। फिर मिलेंगे नए विषय के साथ, नए प्रश्नों के साथ। तब तक आप बने रहिए। आपका दिन शुभ हो। हैव ए नाइस डे।